हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाबर की, जिन्होंने कि अपने आज सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या इसका शेयर हमें लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो डाबर भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। इसको 137 साल पहले एक फैमिली बिजनेस की तरह स्टार्ट किया गया था। अब ये प्रोफेशनली मैनेज्ड एक कंपनी है। और इसके अलावा ये दुनिया की लार्जेस्ट आयुर्वेदिक और नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी है, जिनके कि 250 हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके डिफरेंट प्रोडक्ट आप इस पेज पे देख सकते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, हेल्थ सप्लीमेंट्स, डाइजेस्टिव, स्किन केयर, फूड्स, ओरल केयर, ओटीसी एंड एथिकल्स और होम केयर और ग्वारगम। ये सभी प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब अगर बात की जाए इनके ओवरऑल कंसोलिडेटेड सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 12% बढ़ा। और प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्सेस, वो 4.7% बढ़ के 504 करोड़ के आसपास रहा। और अगर हम की मैट्रिक्स की बात करें तो जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 12% की रही। उसमें से इंडिया की जो ग्रोथ है वो 11.9% रही और इनके इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ 13.8% रही। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 9% बढ़ा। और जो फाइनल इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 4.7% बढ़ा। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये एज पर एक्सपेक्टेशन रहे या एक्सपेक्टेशन से कम रहे, तो मोतीलाल ओसवाल ने उम्मीद की थी कि इनके प्रॉफिट 5.1% गिर के 457.2 करोड़ रहेंगे। तो ये इससे तो बेटर रहे। लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो एस्टिमेट लगाया था उनके हिसाब से इनके प्रॉफिट 5.5% बढ़ के 509 करोड़ के आसपास रहने चाहिए थे, जिससे कि थोड़े से कम रहे। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर हम एवरेज लगाएं तो ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े से बेहतर ही रहे। तो अब इनकी मैट्रिक्स को थोड़ा अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो इनका रेवेन्यू 12% बढ़ के 2818 करोड़ रहा। और मेनली इंडिया में इन्होंने 11.9% रेवेन्यू ग्रोथ और 10% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा इनका इंटरनेशनल बिजनेस 13.8% कांस्टेंट करेंसी में ग्रो हुआ। एबिटा की बात करें तो वो 9% से बढ़ा। हालांकि इनके मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर देखा गया, 0.6% इनके मार्जिन कम हुए हैं। और उसकी वजह है कि जो रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं उसमें इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, 11% तक उसमें इन्फ्लेशन देखा गया, जिसकी वजह से थोड़े से मार्जिन पे इनका इम्पैक्ट हुआ। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो 12.1% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 4.7% बढ़ा। और उसका मेन रीजन है कि जो इनका ओवरऑल कंसोलिडेटेड टैक्स रेट है वो 18.1% से बढ़ के 23.6% हो गया, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस थोड़े से कम हुए हैं। हालांकि 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखी जाए तो 11.9% रही है। और इनके जो प्रॉफिट में है 5 करोड़ एक एक्सेप्शनल आइटम रही, जो कि इनकी डीएचएफएल से एक रिकवरी होनी थी। उसकी ये रिकवरी इनकी 5 करोड़ रही आफ्टर टैक्सेस। तो अब अगर बात की जाए इनके इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसका 71.7% इंडिया से आता है और 25.9% इंटरनेशनल मार्केट से। और दोनों में ही पिछले साल से 0.1% की कमी देखी गई है। और अगर ओवरऑल ग्रोथ देखें रेवेन्यू में तो 13.8% जो ग्रोथ है इंटरनेशनल बिजनेस में देखी गई है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, और 11.2% आईएनआर टर्म्स में। और अगर हम कंट्री वाइज बात करें या रीजन वाइज बात करें, तो जो इनका मिडिल ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका रीजन है वहां पे 12.8% की ग्रोथ है। इजिप्ट में 17%। इनका सब सहारन जो अफ्रीकन रीजन है उसमें 25.4% जो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई। टर्की में 3.5%। नमस्ते जो इनका एक्विजिशन था यूएस में, वहां पे 16.7%। और साउथ एशिया में 17.6%। तो अब अगर बात की जाए इनकी इंडियन मार्केट की यानी कि डोमेस्टिक मार्केट की, तो सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आता है। दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर से 33.8% और लास्ट में फूड एंड बेवरेज से 16.3%। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इनका होम एंड पर्सनल केयर और फूड एंड बेवरेज का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो बड़ा है।
और हेल्थ केयर में थोड़ा कम हुआ है, और उसका रीजन ये है कि पिछले साल कोविड की वजह से इनके जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं जैसे कि च्यवनप्राश वगैरह, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब जैसे जैसे कोविड कंट्रोल में आया है, लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड में थोड़ी कमी आई है, लेकिन उसका बेस ज्यादा था, इस वजह से उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। तो अगर सेगमेंट वाइज देखें तो हेल्थ केयर इनका 4.8% से रेवेन्यू गिरा है, और वही कोविड उसका रीजन है। और होम एंड पर्सनल केयर में 16.7% की ग्रोथ है, और इसमें बेस भी ज्यादा है, तो ये एक्चुअल टर्म में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। और अगर बात की जाए इनके फूड एंड बेवरेज बिजनेस की, उसका बेस कम था, तो वहां पे 43% की ग्रोथ देखी गई है। अब अगर हम इनके बिजनेस सेगमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में देखें, यानी कि हेल्थ केयर की बात करें, तो वहां पे डाइजेस्टिव बिजनेस जो है, वहां पे 22.7% की ग्रोथ देखी गई है। इसमें जो इनके हाजमोला और पुदीन हरा वगैरह जो प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके अलावा जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि च्यवनप्राश हो गए या डाबर हनी, वहां पे थोड़ा सा ग्रोथ में कमी देखी गई है। वहां पे ओवरऑल इनकी 13.6% कमी देखी गई है ओवरऑल रेवेन्यू में। और अगर ओटीसी एंड एथिकल्स की बात की जाए, जिसमें कि इनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट आते हैं, हनी टस हो गया या हेल्थ ड्रॉप्स वगैरह हो गई, वहां पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि माइनर सी ग्रोथ देखी गई है 1.9% की। तो अब अगर बात की जाए होम एंड पर्सनल केयर की, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है हेयर ऑयल बिजनेस में 27.9%। उसके बाद होम केयर 25.3%, जहां पे इनके ओडोनिल वगैरह, ओडोमॉस मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह के प्रोडक्ट आते हैं। इसके अलावा शैम्पू में 20.5%, और ओरल केयर में 13.3%। इनका मेसवाक वगैरह टूथपेस्ट काफी फेमस है, या डाबर लाल दंत मंजन वगैरह। हालांकि एक सेगमेंट स्किन एंड सैलून ऐसा रहा जिसमें की थोड़ी कमी देखी गई है 11.9% की, और उसका रीजन वही है कि सैनिटाइजर वगैरह इसी सेगमेंट में आते हैं, और उनकी जो डिमांड है इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हुई है। और अगर बात की जाए बेवरेज और फूड सेगमेंट की, तो वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। बेवरेज सेगमेंट जो कि जूसेस वगैरह इनके आते हैं रियल के, वहां पे 45% की ग्रोथ देखी गई है, और फूड्स में 15.6% की, जहां पे कि चटनीज और पिकल्स वगैरह कुछ इन्होंने नए एडिशन किए हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या करंट प्राइस पे इसका शेयर हमें लेना चाहिए या नहीं। तो अगर हम सबसे पहले पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो इन्होंने 3 साल में 62% की रीजनेबल रिटर्न दी है, एक साल में 18% की मॉडरेट रिटर्न है, और पिछले 3 महीनों में तो ये लगभग फ्लैट रहा है। हालांकि पिछले एक वीक में लगभग 3% ऊपर भागा है, बट 2021 में हम कह सकते हैं कि इसने अपने इन्वेस्टर को थोड़ा निराश ही किया है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए, जो सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आई थी, तो आईसीआईसी डायरेक्ट ने इसका टारगेट 740 दिया था। तो अब देखना होगा आने वाले कुछ दिनों में इनकी जो नई रिपोर्ट आएगी उसमें क्या टारगेट देते हैं, बट अभी के लिए 740 इनका टारगेट था। और अगर आप टिकर टेप के एनालिस्ट को देखें, तो वो इसका एवरेज प्राइस 670 देते हैं, और हायर साइड पे 784 और लोअर साइड पे 410 रुपए, और आज जो क्लोजिंग हुई है वो 598 पे हुई है। तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर इसके फंडामेंटल और पीयर एनालिसिस को देखा जाए, तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, वैल्यूएशन इनका एवरेज है। अगर पी रेशो की बात की जाए, तो गोदरेज कंज्यूमर इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके बाद डाबर का भी वैल्यूएशन अच्छा है। और पीबी रेशो की भी बात की जाए, तो इनका एवरेज कहा जा सकता है, जैसे मैरिको वगैरह का काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी अच्छी है, और डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए, तो अगर मैं प्रोज की बात करूं, तो इनका जो कस्टमर बेस है वो एक यूनिक है, जो इनके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। वो नॉर्मली दूसरे जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उनके पास नहीं जाते, क्योंकि वो आयुर्वेद रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो इनका शेयर अभी अवेलेबल है, पिछले ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2021 में 12% की रिटर्न दी है, जब निफ्टी 50 इतना तेजी से भागा है, तो इसका शेयर अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, बिलो एवरेज पे अवेलेबल है। और इसके अलावा जो एफएमसीजी शेयर होते हैं नॉर्मली, वो कभी भी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देते कि आपको 6 महीने में 50% की रिटर्न दे देंगे, लेकिन ये कभी भी आपको बहुत ज्यादा लॉसेस भी नहीं देते हैं। तो ये एक गोल्ड की तरह सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। तो मुझे लगता है अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, तो आप डाबर में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आने वाले 1 से 2 साल के बीच में आपको 10 से 30% की रिटर्न दे सकता है। और अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हैं, तो आप किसी और सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी में नॉर्मली
जो शेयर्स होते हैं वो स्लो मूविंग होते हैं, चाहे वो अपसाइड हो या डाउन साइड। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।